लोग कहते हैं इन्वेस्टिंग एक आर्ट है और आप सोचते होंगे इस आर्ट पे हम मास्टर कैसे बने। आप देखते होंगे अक्सर लोग टीवी में आते हैं, कोई एनालिस्ट आते हैं, कोई स्टॉक को पिक करता है और लोगों को रेकमेंड करता है और आप सोचते होंगे कि ये जो एनालिस्ट है, ये जो बंदा है, ये कैसे स्टॉक पिक करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा प्रेफर्ड वे, जो मेथड मैं यूज करता हूँ स्टॉक पिकिंग का। इस वीडियो के दौरान मैं बहुत सारे कंपनीज का नाम लूंगा। वो सारी कंपनीज का नाम मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लूंगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो मैं पहले ही आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन मनी। आज की इस वीडियो में हो रही है बात कैसे स्टॉक पिक करना है, यानी कि हाउ टू पिक अ स्टॉक। मेरा प्रेफर्ड वे ऑफ स्टॉक पिकिंग है 3M, जिसके बारे में इस वीडियो के आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कोई एक नया इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आता है उसके साथ एक प्रॉब्लम रहता है, वो है ये जो नंबर्स है। इतने सारे डेटा आपको दिया जाता है और बोलता है इस डेटा को आप एनालाइज करो। तो इसीलिए मैं पहले जो पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं वो है डोंट क्रंच द नंबर। उसके बाद हम बात करेंगे जो 3M वाला पार्ट बताया था, उस पर हम बात करेंगे मीनिंग, उसके बाद बात करेंगे मोट, उसके बाद बात करेंगे मैनेजमेंट, और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं बताऊंगा कुछ फाइनेंशियल डेटा, कुछ फाइनेंशियल रेशियो जो आपको चेक कर लेना चाहिए जब आप स्टॉक पिकिंग करते हो उस वक्त। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चले। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है डोंट क्रंच द नंबर। इस वीडियो के पहले ही मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टिंग एक आर्ट है, ये एक साइंस नहीं है। इसीलिए जो भी डेटा है, जो फाइनेंशियल डेटा है कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का, उसे आपको हमेशा एनालिसिस के जो लास्ट स्टेज है उसी पे रखना चाहिए। कंपनीज का फाइनेंशियल डेटा में पी रेशियो, ईपीएस, सेल्स टू इबिटा रेशियो, आरओई, आरओसी, ये सब डेटा में पहले ही आप अगर उलझ जाओगे तो जो स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस है वो आप कभी नहीं कर पाओगे और स्टॉक भी सक्सेसफुली पिक नहीं कर पाओगे। स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जिसका नंबर्स बहुत ही अच्छा है, और ये जो इन्वेस्टिंग का मामला है इससे जो कंप्यूटर्स या रोबोट्स है वो हमसे अच्छा काम करेगा कोई एक नंबर को पिक करने में। लेकिन आपको पता है एक कंप्यूटर या एक रोबोट अच्छा इन्वेस्टर नहीं है। जो अच्छे इन्वेस्टर है वो है मिस्टर वॉरेन बफेट, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था जो इन्वेस्टिंग है ये आर्ट है, साइंस नहीं है। इसीलिए आपको नंबर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। नंबर्स को आप अपनी फंडामेंटल एनालिसिस के एकदम एंड पे रखिए। आपको एक चीज बताऊं इंटरेस्टिंग सा, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं थे। उन्होंने अपना लक ट्राई किया स्टॉक मार्केट में लेकिन वो फेल हो गए। सोचिए वो इंसान जिसका आईक्यू सबसे ज्यादा है वो भी स्टॉक मार्केट में आके फेल हो गए, क्योंकि स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट और इमोशन से चलता है, नंबर से नहीं। इसीलिए कंप्यूटर्स और रोबोट्स स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होते। कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल वो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होते हैं। आपको ये चीज पहले समझना पड़ेगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल डेटास को पहले ही स्तर में आप उसका एनालिसिस मत चालू कर दीजिएगा। फाइनेंशियल डेटा को हमेशा एंड में देखिएगा। तो आशा है जो नए इन्वेस्टर है उनके मन से जो फाइनेंशियल डेटा का डर था वो निकल गया होगा। अभी आगे बढ़ते हम नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। जो 3M के बारे में मैंने बात किया था उसका जो पहला M है वो है मीनिंग। तो मीनिंग यानी कि कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस, वो बिजनेस करता क्या है, उस बिजनेस का बिजनेस मॉडल क्या है, वो बिजनेस पैसा कैसे कमाता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाओगे जहां पे 4,500 के ऊपर कंपनियां एनलिस्टेड है, तो सारी की सारी कंपनीज का फाइनेंशियल उसका बिजनेस मॉडल, वो कैसे पैसा कमाता है, ये निकालना नामुमकिन है। तो इसके लिए आपको 2 सिंपल स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। एक, लुक अराउंड योरसेल्फ। आपके चारों ओर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट रहेगा जो आप डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते होंगे। सुबह उठ के आप शायद से कोलगेट से ब्रश करते होंगे, उसके बाद आशीर्वाद का दूध या आशीर्वाद का आटा से ब्रेकफास्ट बनाते होंगे, शायद से आपके पास मारुति सुजुकी का एक गाड़ी है जिससे आप ऑफिस जाते रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज, जो भी कंपनीज का मैंने आप नाम लिया, ये सारी कंपनी स्टॉक मार्केट में एनलिस्टेड है और आप खुद उस कंपनी का एक सब्सक्राइबर है, एक कस्टमर है। तो आपको पता है वो कंपनी का बिजनेस क्या है, वो कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोडक्ट अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि आप पर्सनली उसे यूज करते हैं। तो लुक अराउंड योरसेल्फ में आपको बहुत सारे कंपनीज मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर। वहां पे आप पता कीजिए जो इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो उस इंडस्ट्री के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो
आपको दूसरे किसी लोगों के मुकाबले ज़्यादा नॉलेज रहेगा उस इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फार्मा सेक्टर में काम करते हो या आईटी सेक्टर में काम करते हो तो आपको पता रहेगा कि आपके कंपनी का नेक्स्ट बिग टेक्नोलॉजी कौन सा है, वो कंपनी कौन से नए चीज के ऊपर काम कर रहा है, प्रोजेक्ट कितना सारे बुक किया हुआ है उस कंपनी के पास, उसके पास ऑर्डर्स कितने पड़े हुए हैं। तो ये जो दो तरीका मैंने आपको बताया, इस दो तरीकों का यूज करके आप कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का मीनिंग यानी कि वो कंपनी कौन सा बिजनेस करता है और उसका बिजनेस मॉडल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 3M का जो दूसरा M है वो है मोट। पुराने जमाने का जो भी फोर्ट होता था, उस फोर्ट के चारों तरफ आपको एक बाउंड्री वॉल दिखता था। ये वॉल इसीलिए दिया जाता था कि बाहर से कभी भी एनिमीज आए और अटैक करे, वो इजीली फोर्ट के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता था, क्योंकि चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता था। सिमिलरली एक कंपनी का इकोनॉमिक मोट उस कंपनी को बचाता है अपने कंपटीटर से। और ये मोट कैसे मिलता है एक कंपनी को? ये मोट कंपनी को मिल सकता है अपनी ब्रांड वैल्यू की वजह से या रेगुलेटरी रीजन की वजह से, जिसके बारे में हम आगे आगे बात करेंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखें, जो भी कंपनी आप चूज कर रहे हो उस कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मोट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि ये कंपनी ग्रो करते रहे। जो पहला पॉइंट है वो है ब्रांड वैल्यू। अगर आप कोई एक शॉपकीपर के पास जाते हो और ग्लू मांगते हो तो वो शॉपकीपर आपको फेविकॉल का जो प्रोडक्ट है वो आपको देता है, और ये फेविकॉल का प्रोडक्ट ये पेडिलाइट इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो ग्लू वाला जो वर्ड है ये फेविकॉल के वर्ड से रिप्लेस हो गया है। अगर आप मार्केट में जाते हो फोटोकॉपी कराने के लिए तो मार्केट में इसे बताया जाता है कि ये जेरोक्स है, ये फोटोकॉपी नहीं है। जो फोटोकॉपी वाला वर्ड है ये जेरोक्स से रिप्लेस हो गया है, और जेरोक्स एक्चुअली में एक कंपनी है। अगर आप मार्केट में जाते हो, यहाँ पे और एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मार्केट में जाते हो शुगर का ऑल्टरनेटिव खरीदने के लिए तो जो शॉपकीपर है वो आपको शुगर फ्री देता है, जो बिलोंग करता है जाइडस वेलनेस की। तो ये सारे एग्जांपल से आप देख सकते हो कुछ कुछ प्रोडक्ट का ब्रांड वैल्यू इतना ज्यादा है कि वो जो प्रोडक्ट का एक्चुअल नाम है उसे ही रिप्लेस कर देता है। तो ये जो चीज है इसे हम कहते हैं ब्रांड वैल्यू। ये लोगों के दिमाग में बैठ जाते हैं और वो रिपीटेडली सिमिलर प्रोडक्ट आगे तक जनरेशंस तक यूज करते रहते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का एक बहुत अच्छा मोट है। मोट का दूसरा एग्जाम्पल है रेगुलेशन। अगर आप देखोगे इंडिया में दो ही स्टॉक एक्सचेंज है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अभी तक स्टॉक मार्केट में इनका शेयर खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर्स खरीद सकते हो। तो अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज का कोई शेयर खरीदना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो है बीएससी का शेयर खरीदना। तो बीएससी के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उसके पास कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है मार्केट में। सिमिलर चीज आप देख सकते हो सीडीएसएल के साथ। सीडीएसएल बेसिकली एक डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली सीडीएसएल के ऑपोजिट में कौन है? एनएसडीएल। और एनएसडीएल का शेयर अभी तक स्टॉक मार्केट में आया नहीं है। तो अगर आप देखते हो सीडीएसएल के पास बेसिकली कोई कंपटीटर ही नहीं है। तो बीएससी और सीडीएसएल का कोई कंपटीटर नहीं है, ये इन दोनों कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपको और एक एग्जांपल देता हूं। मैं कोलकाता में रहता हूं और अगर आपको कोलकाता में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए तो आपको सीएससी से ही लेना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। चाहो तो आप खुद से अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लो या फिर आपको सीएससी के पास जाके इलेक्ट्रिसिटी लेना पड़ेगा। ये जो रेगुलेशन वाला इशू है इसके कारण सीएससी को भी एक मोट मिलता है। आपको याद होगा आज से 2-3 साल पहले जब रिलायंस जियो का सर्विस आया था मार्केट में, तब ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स थे जो मार्केट से इवैपोरेट हो गए, क्योंकि उन लोगों के पास कॉम्पिटिटिव मोड नहीं था। अगर आपको रिलायंस जियो का सर्विस पसंद नहीं है तो आप एयरटेल में जा सकते हो। अगर आपको एयरटेल का सर्विस पसंद नहीं है तो आप रिलायंस जियो पे जा सकते हो। लोगों के पास चॉइस था, यहाँ पे लॉयल्टी नाम का कुछ चीज नहीं है। तो कोई एक पर्टिकुलर कंपनी के पास अगर मोट नहीं होगा तो कल को कोई एक कॉम्पिटिटर आके उस कंपनी का मार्केट शेयर खा लेगा, उस कंपनी का सारा प्रॉफिट खा के चला जाएगा। तो इसीलिए जिस कंपनी में आप पैसा डाल रहे हो उस कंपनी में मोट रहना बहुत ही जरूरी है, ताकि लॉन्ग टाइम तक वो कंपनी बढ़ते रहे और उसका मार्केट में जितना कम कंपटीटर होगा प्रॉफिट और ग्रोथ बना रहेगा। जो 3M का लास्ट वाला M है वो है मैनेजमेंट। मैंने ये वाला एग्जांपल पहले भी दिया था और अभी भी देता हूँ। स्टॉक मार्केट एक रोड की तरह है। कोई एक कंपनी एक गाड़ी है और उस गाड़ी का जो ड्राइवर है बेसिकली वो
मैनेजमेंट है और उस गाड़ी के पीछे जो सवारी है वो हम जैसे इन्वेस्टर है। अगर ड्राइवर स्किलफुल नहीं होगा तो गाड़ी क्रैश कर सकता है, और इसीलिए हमेशा आप कभी भी कोई एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको देखना पड़ता है उस कंपनी का मैनेजमेंट कौन है, मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट का डिस्कशन क्या है, मैनेजमेंट आगे क्या करने वाला है, और वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कैसे ट्रीट करता है और कंपनी को कैसे चला रहा है। ये हो सकता है ओवरवेलमिंग हो आपके लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का जो मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है ये ढूंढ के निकालना बहुत ही आसान है। जो पहला चीज करना है आपको कोई एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट का बैकग्राउंड चेक करने के लिए आप उस कंपनी का एमडी सीईओ का नाम ढूंढ के निकालें और उसके बाद उसे आप गूगल में सर्च कीजिए। आप गूगल में उस पर्टिकुलर एमडी या सीईओ का नाम लिख के उसके पीछे फ्रॉड या उसके पीछे केसेस ये जोड़ के सर्च करें। अगर कोई कंपनी के एमडी और मैनेजमेंट के खिलाफ स्पेशली अगर कोई केस हो तो वो उस कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसे कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैनेजमेंट एनालिसिस के टाइम पे देखना है वो है उस कंपनी का जो ऑडिटर उस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, क्या ऑडिटर इन द पास्ट छोड़ के गए हैं कंपनी को। अगर हाँ तो वो एक रेड फ्लैग है। ऑडिटर का काम यही है कि वो जो फाइनेंशियल डेटा है उससे ऑडिट करता है। अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑडिटर बोर्ड से रिजाइन करके चला जाता है तो इसका मतलब यह है जो फाइनेंशियल डेटा है उसमें कुछ गड़बड़ है जो कंपनी का मैनेजमेंट नहीं चाहता पब्लिक के सामने आए। तो इसीलिए अगर कोई भी कंपनी का ऑडिटर इन द पास्ट छोड़ के गया है तो ये बेसिकली एक रेड फ्लैग है। इस कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए। तो इसीलिए आप पहले देख लीजिए उस मैनेजमेंट का बैकग्राउंड, उसका स्किल कौन सा है, कौन से बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है, ऑडिटर्स कितने साल से जुड़े हुए हैं, क्या रिसेंटली ऑडिटर्स चेंज हुआ है कि नहीं, ये चीज़ भी आपको चेक करना है। बोर्ड मेंबर्स रिजाइन करके जा रहे हैं कि नहीं, ये भी आपको चेक करना है। ये 3-4 चीज करने से आपको मैनेजमेंट का जो एनालिसिस है इसका एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है। तो एक बार आपने कंपनी का जो मीनिंग है, मोट और मैनेजमेंट को चूज कर लिया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल रेशियोज के ऊपर। मैं इस वीडियो में फाइनेंशियल रेशियोज का जो पोर्शन है वो मैं ऊपर से आपके साथ शेयर करूंगा। डिटेल वाला वीडियो आगे आएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो भी आपको मिले। तो फाइनेंशियल्स में मैं कौन सा चीज चेक करता हूं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो पहला चीज मैं चेक करता हूं वो है कोई एक पर्टिकुलर कंपनी उसका आरओई और आरओसी जो है वो 15% के ऊपर हो और आरओई और आरओसी का जो डिफरेंस है वो 5 to 10% के अंडर हो। क्योंकि अगर आरओई 15% है और आरओसी 70% है, ये एक आइडियल रेशियो नहीं है। इसके बारे में आगे कभी बात करेंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा देखता हूं कि जो आरओई और आरओसी है वो 15% के ऊपर हो और वो उनका जो फाइनेंशियल रेशियो है ये क्लोज हो एक दूसरे से। कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये 0% होना चाहिए और जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये 2 से ऊपर होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है मैं देखता हूँ और ऑल्सो मैं देखता हूँ इनका जो सेल्स ग्रोथ है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये कंटिन्यूअस बढ़ा रहे पिछले 3 या 5 साल में, और कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो हो। ये 4-5 पॉइंट मैं चेक करता हूँ। उसके बाद मैं कोई एक पर्टिकुलर कंपनी को चूज करता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए। तो कंक्लूजन में आपको ये बता सकता हूँ कि जो न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं उनके पास स्टॉक पिकिंग हमेशा एक चैलेंजिंग सा चीज होता है। तो इसीलिए आप पहले कोई एक पर्टिकुलर कंपनी को ढूंढिए जिसका बिजनेस मॉडल आपको समझ में आता हो, उस कंपनी के पास एक मोट हो यानी कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू हो, उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा हो। कुछ फाइनेंशियल डेटा जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो थोड़ा बहुत चेक कर लीजिए और उसके बाद आप देखोगे कि आप अपने आप से ही स्टॉक पिक करना चालू कर देते हो। हर एक इंडिविजुअल का जो स्टॉक पिकिंग आइडिया है ये अलग अलग होता है और इसीलिए आप देखोगे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला या मिस्टर विजय केडिया, इन लोगों का पोर्टफोलियो अलग अलग होता है क्योंकि इनका एक अलग ही स्टाइल है स्टॉक पिकिंग का। जो मेरा प्रेफर्ड वे था वो मैं आपके साथ शेयर किया। आशा है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। अगर आपका कोई भी सवाल हो स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।